अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट्स है या तो फार्मासिस्ट है और किसी भी देश की लाइसेंसिंग एग्जाम्स जैसे कि एफपीजी, नेप्लेक्स, पीबीसी, ओपरा इस तरह के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या तो प्लानिंग कर रहे हैं ऐसी एग्ज़ाम्स लिखने के लिए, तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग हाई इल्ड एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और ये आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगा देंगे। ओके तो हाई इल्ड प्रिपरेशन में आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशंस लाइक ट्राईसाइक्लिक। और सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे 10 अलग अलग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई कैन गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू गिव द आंसर्स विद इन द 10 सेकेंड्स और लास्ट में हम उसको डिस्कस भी करेंगे कि क्यों इसका आंसर ये आता है, बाकी के आंसर सही क्यों नहीं है। Okay, so let's we jump into the detailed MCQ discussion and start discussing here. Okay, तो चलो सबसे पहला MCQ क्वेश्चन है कि 55-year-old patients with the narrow angle glaucoma, ओके तो हमें अंडरलाइन क्या करना है, नैरो एंगल ग्लूकोमा, मतलब इसके दो और वर्ड्स भी है नैरो एंगल ग्लूकोमा के, इसको हम एक्यूट क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा भी बोलते हैं। ओके एक्यूट क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा भी बोलते हैं। विच एंटी डिप्रेशन शुड नॉट बी विच एंटी डिप्रेशन शुड बी अवॉइडेड। ओके फ्लुएक्सिटिन, सर्ट्रालिन, अमिट्रिप्टिलिन एंड बुप्रोपियोन। तो वीडियो को पॉज करो, 2-3 मिनट का टाइम लेके आप जो रिस्पॉन्स आता है उसको टिक करो, सोचो कौन सा रिस्पॉन्स आ सकता है। ओके चलो सबसे पहले हम समझते हैं ग्लूकोमा एक्चुअल में है क्या। तो ग्लूकोमा ये हमारी आई के अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है। अब ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर है, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के नॉर्मली दो तरीके होते हैं, या तो एक्वियस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम करे या तो उसका आउटफ्लो बढ़ाए। ये दो ही पॉसिबिलिटीज होती है। अब अगर हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशंस देते हैं, ओके ट्राईसाइक्लिक, तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशंस की एक कॉमन दूसरी जो सेकेंडरी साइड इफेक्ट है वो है मस्करिनिक रिसेप्टर को वो ब्लॉक करता है, मतलब एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट है। अब ये एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि ये जो मेडिकेशन है वो माइड्रेसिस करती है, मतलब आपकी आई प्यूपिल को डायलेट करती है, वाइड करती है, तो ये जो एंगल है वो ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक होगा उसका मतलब इंट्राओक्यूलर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आंसर का क्वेश्चन आपने गेस कर लिया होगा कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशन शुड नॉट बी गिवन टू द ग्लूकोमा पेशेंट्स, उसमें भी खास करके नैरो एंगल ग्लूकोमा के पेशेंट्स को तो कभी नहीं देना है। ओके तो इसमें से हम ढूंढते हैं कि कौन सी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, तो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अमिट्रिप्टिलिन है वो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशन है। अगर आपको ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पे हमने पूरा डिटेल में ऐसा इतने इजी तरीके से समझाया है कि आप बहुत अच्छे तरीके से एंटी डिप्रेशन को समझ पाओगे। तो ये पहले ये क्वेश्चंस को देख लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना, ताकि आपकी जो एंटी डिप्रेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाएगी। ओके चलो इसके आंसर को देखते हैं। तो आंसर है अमिट्रिप्टिलिन। उसका रीज़न क्या है, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट दैट कैन कोज माइट्रेसिस, दैट कैन कोज इंक्रीज द इंट्राओक्यूलर प्रेशर, दैट्स वाई अमिट्रिप्टिलिन नहीं देना है। SSRIs एंड बुप्रोपियोन आर सेफर इन ग्लूकोमा पेशेंट्स के लिए SSRI एंड बुप्रोपियोन दे सकते हैं। ओके तो दो तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, कौन सा दे सकते हो कौन सा नहीं दे सकते हो। ओके अमिट्रिप्टिलिन की जगह पे और कोई मेडिकेशंस आ गई तो भी आप उसको हैंडल कर लोगे, क्योंकि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन में से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने ही आने हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशन से होंगे ही होंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इसीलिए ओके सुसाइडल जो पेशेंट्स नीड्स एंटी डिप्रेसिव थेरेपी, विच ड्रग शुड बी अवॉइडेड। तो इसका मीनिंग ये है कि सुसाइडल थॉट पेशेंट्स में जो रिस्क है उसको हमें मिनिमाइज करना है, क्योंकि रिस्क अगर हम मिनिमाइज नहीं करेंगे तो पेशेंट के पास इजी एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, वो टेम्प्ट होके ये मेडिकेशंस का ओवर यूज़ ले लेगा।
तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशंस है, उसके बहुत डेंजर साइड इफेक्ट्स है, क्योंकि ये कार्डियोटॉक्सिक है, कोमा कर सकता है, सीजर कर सकता है, पेशेंट्स की डेथ हो सकती है। इसीलिए ओवरडोज में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव इज वेरी डेंजर। तो सुसाइडल थॉट के पेशेंट्स में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशंस नहीं देना चाहिए। ओके, अब टेक्निकली देखो तो अगर आपको देना है तो कौन सा ऐसा एडवाइस करके दोगे उसको आप जो बहुत ज़्यादा डोज उसके घर पे अवेलेबल हो, मतलब 10-15 टेबलेट उसको घर पे अवेलेबल हो, ऐसा नहीं देंगे। ओके, उसको एक दो टेबलेट्स देंगे, मतलब पेशेंट्स फार्मेसी में आके वो कलेक्ट करेगा। इस तरह की एडवाइस के ऊपर भी क्वेश्चंस कभी बिहेवियर के ऊपर पूछते हैं, तो आपको रीज़न पता होना चाहिए कि वाई सुसाइडल थॉट पेशेंट्स में हम ट्राईसाइक्लिक नहीं देते हैं, बिकॉज दैट हाईली टॉक्सिक मेडिकेशंस एंड ईजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ द ओवरडोज। तो पेशेंट टेम्प्ट होके ज़्यादा मेडिकेशन कंज्यूम कर लेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स वाई वी आर अवॉइड दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स में ट्राईसाइक्लिक। ओके, ठीक है। हाईली लेथल इन ओवरडोज, दैट्स वाई नहीं देते हैं। पर कौन सी देते हैं? SSRIs एंड SNRIs, ये मेडिकेशंस हम दे सकते हैं, जैसे वेनलाफेक्सिन हो गई और SSRI मेडिकेशंस हो गई। अमिट्रिप्टिलिन नहीं दे सकते हैं। ओके, पेशेंट्स विथ इचेमिक हार्ट डिजीज, विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कौन सी नहीं दे सकते हैं। ओके, तो ये सिचुएशंस में हमें समझना जरूरी है कि हार्ट के पेशेंट्स में जो फास्ट सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, दैट इज द वन प्रॉब्लम। सेकंड इज वेजोडाइलेशन करता है। ओके, समझो, वेजोडाइलेशन करता है। अगर वेजोडाइलेशन हुआ तो हार्ट के ऊपर से स्ट्रेन चला जाएगा, हार्ट के ऊपर से स्ट्रेन जाएगा तो हार्ट ज़्यादा पंप करेगा, ज़्यादा पंप करेगा तो उसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी तो इचेमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट्स में तो वैसे भी प्रॉब्लम होगा। तो कार्डियोटॉक्सिक मेडिकेशंस लाइक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशन शुड नॉट बी गिवन टू द कार्डियक पेशेंट्स, या तो अवॉइड करना है। मतलब कार्डियो प्लस डिप्रेशन की सिचुएशन है तो ट्राईसाइक्लिक नहीं देना है, SSRI सेफ मेडिकेशंस है। ओके, तो इसमें से ढूंढो कौन सी है, आप एक बार वेट करके प्लानिंग कर सकते हो। नोरट्रिप्टिलिन, दैट इज खास करके दिस मेडिकेशन इज ट्राईसाइक्लिक, तो नहीं देना है। ओके, पेशेंट्स ऑन क्लोनिडिन एंड डेवलप द ब्लड प्रेशर राइज आफ्टर ट्राईसाइक्लिक, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, तो अल्फा 2 रिसेप्टर जो है उसके ऊपर उसकी इफेक्ट होगी, तो क्लोनिडिन की इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर देगा। दैट्स वाई दिस मेडिकेशंस कैन कॉज द प्रॉब्लम। दूसरा, क्लोनिडिन जो है उसकी एक साइड इफेक्ट्स है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन वैसे ही बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन कैन, ये मेडिकेशंस उसकी इफेक्ट के साथ भी प्रॉब्लम कोज करवा सकती है। ओके, इसीलिए लॉस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ ट्राईसाइक्लिक, दैट्स वाई क्लोनिडिन के साथ हम उसको नहीं देते। ओके, एल्डरली मैन विथ BPH मतलब बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। अब बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की पेशेंट्स में वैसे ही यूरिनरी रिटेंशन का इश्यू है, तो कौन सी ड्रग नहीं देंगे? सर्टलिन, फ्लुएक्सिटिन, अमिट्रिप्टिलिन के डुलोक्सिटिन। तो क्वेश्चंस को समझने के लिए आप आंसर कमेंट में भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन की एक साइड इफेक्ट्स है। क्या साइड इफेक्ट्स है? कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स का एक जो रीज़न है वो है यूरिनरी रिटेंशन। क्यों यूरिनरी रिटेंशन करता है? क्योंकि ये ब्लैडर को रिलैक्स करता है। ओके, इसीलिए यूरिनरी रिटेंशन करता है। और BPH के पेशेंट्स में वैसे ही यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, तो यूरिनरी रिटेंशन और वर्स्ट होगा। इसीलिए BPH के पेशेंट्स में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव नहीं देना है। ओके, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट केस स्टडी अगर आपके एग्जाम में बनती है तो ट्राईसाइक्लिक के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, विच मैकेनिज्म कॉज द ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशन से ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्यों होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है? ओके, तो ट्राईसाइक्लिक के मैकेनिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करें। पहले तो उसकी प्राइमरी एक्शंस, तो प्राइमरी एक्शंस क्या है? प्राइमरी एक्शंस है एंटी डिप्रेसिव। ओके, अब ये एंटी डिप्रेसिव कैसे यूज होता है? तो रीअपटेक इनहिबिशन करता है नोरेड्रेनालिन का और
सेरोटोनिन का, तो इसकी वजह से वो हमें फ़ायदा देता है एंटी डिप्रेसिव में। लेकिन साथ साथ में वो दूसरे रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जैसे कि दूसरे रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जैसे कौन कौन सा? तो सबसे इंपॉर्टेंट है मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, दूसरा अल्फा 1 को ब्लॉक करता है, ओके, और तीसरा दिस ब्लॉकिंग द हिस्टामिनिक रिसेप्टर, चौथा वो सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करता है। तो मस्करिनिक रिसेप्टर एंड अल्फा 1 रिसेप्टर, हिस्टामिनिक एंड सोडियम चैनल। अब अल्फा 1 रिसेप्टर को अगर ब्लॉक करेगा तो पेरिफेरल वेजोडाइलेशन होगा। पेरिफेरल वेजोडाइलेशन होगा तो उसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, मतलब आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप डाउन होगा एंड ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होगा। इसीलिए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके। डन। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव इज यूज फॉर न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक के लिए कौन सी यूज होती है? परफेक्ट, अमीट्रिप्टिलिन। क्योंकि न्यूरोपैथिक पेन, तो पेन कितने टाइप के होते हैं? पेन दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका जो नॉर्मल नॉन ससेप्टिव पेन, जो नॉर्मल हमारा डे टू डे लाइफ में जो भी पेन आता है वो। दूसरा होता है न्यूरोपैथिक पेन्स। उसके एग्जाम्पल्स कौन से? ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, ओके, तो नर्व की सेंसेशन के इश्यूज होते हैं। दूसरा होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। तीसरा एग्जाम्पल है उसका हर्पेटिक न्यूराल्जिया, हर्पिस के बाद का जो पेन होता है, दैट इज पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया। इस तरह के न्यूरोपैथिक पेन में हमारी नॉर्मल पेन किलर काम नहीं करती है। ये भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एनएसएड्स दोगे या तो इस तरह की मेडिकेशन से वो पेन रिजोल्व नहीं होगा। यहाँ पे हमें उसको जो इपिलेप्सी की मेडिकेशंस या तो डिप्रेशन की मेडिकेशन जैसे कि अमीट्रिप्टिलिन, इस तरह की मेडिकेशंस ही काम आएगी, ओके। तो अमीट्रिप्टिलिन इज द बेस्ट चॉइस ऑफ मेडिकेशन फॉर न्यूरोपैथिक पेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाई यील्ड क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए, ओके। इफेक्टिव फॉर न्यूरोपैथिक पेन। ECG फाइंडिंग द TCA ओवरडोज। अब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन की ओवरडोज है तो ECG में कैसा बदलाव आएगा? ओके, सोचिए एक मिनट, कौन सा बदलाव आ सकता है? ओके, तो यहाँ पे ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। सोडियम चैनल को ब्लॉक करके ये वाइडन करता है हमारे QRS ब्लॉक को। QRS क्या है? तो P वेव आपकी एट्रियल की कंडक्शन से जनरेट होता है। QRS जो है वो वेंट्रिकल, आपकी जो वेंट्रिकल है वहाँ पे डीपोलराइजेशन की जो सिचुएशन है उससे जनरेट होता है। अब डीपोलराइजेशन के लिए क्या चाहिए? सोडियम चैनल का ओपन होना चाहिए। अब सोडियम चैनल बंद होगी तो QRS तो वाइडन होगा ही, क्योंकि वो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे आपने एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ देखा है तो एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ इस तरह से होता है। अब ये जो फास्ट यहाँ पे ये जो पीक बनती है ना, ये पीक किसकी वजह से बनती है? ये पीक बनती है फास्ट सोडियम चैनल की ओपनिंग से, ओके। अब हम इसको ही ब्लॉक कर देंगे तो ये कैसी हो जाएगी? ऐसे ढलान में आ जाएगी, ढलान में आ जाएगी। उसका मतलब हमारा जो ये है जो QRS बन रहा है, पूरा जो कर्व बन रहा है ECG में, ओके, तो ये क्या होगा? ये वाइड हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये यहाँ से ऐसा हो जाएगा। इसीलिए वाइडन QRS बिकॉज ऑफ TCA ओवरडोज। डन। वाइडन QRS इज द प्रॉब्लम। वाई ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशंस अवॉइड इन चिल्ड्रन? सिंपल है, रिस्क ऑफ फेटल ओवरडोज। हमने जो आगे बात किया था, तो बच्चों में तो ओवरडोज हो जाने का चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए हम उसमें अवॉइड करना चाहिए। डन। तो जो लास्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव क्या है? नोरएड्रेनालिन एंड 5-HT रीअपटेक को इनहिबिट करता है, ओके। अगर आपको इस तरह के हाई यील्ड MCQ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव्स एंड फॉर्मेट से बने हैं, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो मैं उसके ऊपर प्रिपेयर करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़ाना, ओके। और अगर इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इससे बेनिफिट्स हो। अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट्स है और आप पर्सनलाइज करियर काउंसलिंग लेना चाहते हो तो उसकी लिंक ये डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाके आप आपका स्लॉट बुक कर सकते हो। हमारे करियर काउंसलर्स कैन हेल्प यू आउट टू सिलेक्ट द राइट करियर पाथ, राइट सिलेक्शन इन राइट कंट्री।
और सबसे इम्पोर्टेंट, आप लाइक माइंडेड फार्मेसी स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के साथ या तो फार्मासिस्ट कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स यू आर गोइंग टू गेट इट इन ए रेगुलर वे। ओके, तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है। थैंक यू।